हेलो फ्रेंड्स, माधुरी एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं सामान्य ज्ञान से संबंधित यानी कि जीके से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर लेकर के आई हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, एक अच्छी सोच के साथ वीडियो को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, बेहतर पढ़िए। आपके भविष्य में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितने धैर्य के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। आपको ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, मन लगा करके पढ़ना है। अगर जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके कभी ये मत सोचें कि वह व्यक्ति मुझसे कितना आगे है। बस आप अपना पेशेंस बना करके रखें और उस पर लगातार काम करते रहें। निश्चित है कि एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी अच्छी सोच के साथ वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, मायोपिया रोग किससे संबंधित है? हमारे पास ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष से, हृदय से, निकट दृष्टि दोष से या फिर आंख से। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मायोपिया रोग होता है वह निकट दृष्टि दोष से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? निकट दृष्टि दोष से। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मायोपिया रोग निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। निकट दृष्टि दोष को चिकित्सीय भाषा में मायोपिया कहते हैं। इसमें दूर की चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी आती है। मायोपिया रोग में आँख की पुतली यानी कि जो आई बॉल का आकार बढ़ने से प्रतिबिंब रेटिना में बनने के बजाय थोड़ा आगे बनता है। इसलिए मायोपिया रोग किससे संबंधित है? निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि मायोपिया रोग संबंधित है किससे? निकट दृष्टि दोष से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाली भारतीय महिला है। यहाँ ओलंपिक में पूछा गया है कि जो हमारी पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में पहला मेडल जीता था वह कौन थी? MC मैरी कॉम, PV संधू, साक्षी मलिक या फिर कर्णम मल्लेश्वरी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाली महिला थी वह कर्णम मल्लेश्वरी जी थी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी जी थी और यह महिला थी। कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, यानी कि इन्होंने 2000 में ओलंपिक पदक में मेडल जीता था। भारतीय भारोत्तोलक ने 2000 में सिडनी ओलंपिक में 240 किलोग्राम वर्ग में पदक जीता था। उसने स्नैच में 110 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क श्रेणियों में 130 किलोग्राम भार उठाकर पदक जीता। वह ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक बनी। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा जो कर्णम मल्लेश्वरी जी थी यह एक भारोत्तोलक मतलब कि भार को उठाने वाली महिला थी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तानसेन पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर तमिलनाडु। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जो तानसेन पुरस्कार दिया जाता है वह मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दिया जाता है। कौन से राज्य द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य द्वारा। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान एक संगीत पुरस्कार है। आपको बता दूं कि यह जो तानसेन पुरस्कार है यह एक संगीत पुरस्कार है जो हिंदुस्तानी संगीत के प्रतिपादकों को दिया जाता है। यह प्रतिवर्ष दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बेहद गांव में मनाया जाता है। यह समारोह मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा तानसेन के मकबरे के पास आयोजित किया जाता है। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि जो तानसेन पुरस्कार दिया जाता है वह मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन इंडिया गर्ल के लेखक हैं चेतन भगत, खुशवंत सिंह, ईशान भगत या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जो वन इंडिया गर्ल के लेखक हैं वह हैं चेतन भगत जी। कौन है? चेतन भगत जी।
यह पुस्तक राधिका मेहता नाम की एक लड़की के बारे में है जो एक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स के डिस्ट्रैक्ट डेट समूह में एक कार्यकर्ता है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि वन इंडिया गर्ल के लेखक कौन है, चेतन भगत सिंह। और जो यह पुस्तक का नाम है वन इंडिया गर्ल और इनके लेखक हैं, यह हमारा पुस्तक का नाम है और इनके लेखक हैं चेतन भगत। फोबोस और डेमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? दोस्तों यहाँ डिमोस होगा। फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? शनि, मंगल, बृहस्पति या फिर शुक्र। तो दोस्तों बता दूं कि जो फोबोस और डिमोस ग्रह के उपग्रह हैं वह है मंगल ग्रह के। किसके हैं? मंगल ग्रह के। दोस्तों किसके हैं? मंगल ग्रह के। मंगल ग्रह सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। इसके तल की आभा रक्तिम है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो हमारा मंगल ग्रह है वह लाल रंग का होता है और इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, यानी कि मंगल के 2 उपग्रह हैं और कौन कौन है? वही है फोबोस और डिमोस। ये दोनों मंगल के उपग्रह हैं जो छोटे और अनियमित आकार के होते हैं। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस होती है? NO2, CO2, O2 या NH2। यानी कि अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस होती है? NO2, O2, CO2 या फिर NH2। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अग्निशामक जो होती है इसमें CO2 गैस होती है। कौन सी? CO2 का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अपने भौतिक गुणों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड एकमात्र शमन गैस है जिसका उपयोग अग्निशामक और आग बुझाने वाले उपकरणों में भी किया जाता है। कार्बन डाई CO2 को द्रव प्रवस्था में शमन यंत्रों में संग्रहित किया जाता है। इसका प्रयोग गैस यानी कि आग जहाँ पर लग जाती है और वहाँ पर जो गैस जो बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है वह CO2 होता है। क्या होता है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। हमारे पास ऑप्शन है त्रिवेणी नगर, दामोदर नदी, सिलपाड़ा नगर या फिर इंदिरा गांधी नगर। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है वह है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जानते हैं। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। यह भारत की सबसे लंबी नहर और विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर 649 किलोमीटर लंबी है। इसमें राजस्थान फीडर नहर और राजस्थान मुख्य नहर भी शामिल है। पंजाब हरियाणा में 167 किलोमीटर और राजस्थान में 492 किलोमीटर लंबी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किसे मिला था? 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किसे मिला है? हमारे पास ऑप्शन है नई दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, दमन दीव। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है वह मिला है जम्मू और कश्मीर को। किसे मिला है? जम्मू और कश्मीर को। यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप रट लीजिए कि 2019 में जिसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था वह जम्मू और कश्मीर था। और कब मिला था बता दूं? 5 अगस्त 2019, यानी कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया था। यह 2 भागों में यानी कि जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? हमारे पास ऑप्शन है गांधी जी, तिलक जी या सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू जी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किन्होंने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। कब दिया था? 5 जुलाई 1943 को। नेताजी ने सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। उन्होंने जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा
का नारा भी दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट मिलता है? ऑप्शन हमारा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट मिलता है, तो वह है हमारा उड़ीसा। दोस्तों यहाँ उड़ीसा नहीं होगा, ओडिशा होगा, गलती से उड़ीसा हो गया है तो ओडिशा होगा, कोई दिक्कत नहीं, उड़ीसा या उड़ीसा। तो बता दूं कि भारत में जहाँ पर सबसे अधिक बॉक्साइट मिलता है वह है ओडिशा। ओडिशा देश का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यह देश के कुल उत्पादक का आधे से अधिक उत्पादन करता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम उत्पादक का प्रमुख अयस्क है और बहुत महत्वपूर्ण अलौह धातु भी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? समय, तापमान यानी कि उच्च तापमान हाई टेम्परेचर, वायु दाब या भूकंप की तीव्रता। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है, यानी कि हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान मापा जाता है। अपेक्षाकृत उच्च तापमान जो कि भट्टियों में पाया जाता है। पायरोमीटर इस तापमान के आयतन के लिए एक प्रयुक्त उपकरण है। अधिकांश पायरोमीटर निकाय के विकिरण को मापकर तापमान को निर्धारित करते हैं जिसका तापमान मापा जाना है। यानी कि पायरोमीटर से हम क्या मापते हैं, तो दोस्तों वह होगा हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च तापमान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोणार्क मंदिर स्थित है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है, यहाँ हमारे पास ऑप्शन है आगरा, श्रीनगर, पुरी या फिर माउंट आबू में। तो दोस्तों यहाँ बता दूं आगरा यानी कि जो हमारा आगरा है यह हमारा यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। वहीं श्रीनगर हमारा कश्मीर में है और पुरी जो है उड़ीसा में है और माउंट जो आबू है यह राजस्थान में है, यह राजस्थान में है। तो आपको बता दूं कि जो कोणार्क मंदिर स्थित है वह है उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा का मतलब कि पुरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पुरी में स्थित है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको दूं। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर यानी कि 22 मील उत्तर पूर्व में एक 13वीं शताब्दी यानी कि वर्ष 1250 सूर्य मंदिर है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, गैरी बेकर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो भारत में हरित कृषि के जन्मदाता हैं वह है MS स्वामीनाथन जी हैं। कौन है? MS स्वामीनाथन जी हैं। इनके नेतृत्व में भारत में सफलतापूर्वक गेहूं की उच्च उत्पादक प्रजातियों का विकास किया गया। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं, चावल के उत्पादन में की है, यानी कि गेहूं और चावल के उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाखड़ा नांगल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? और यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं ऐसे क्वेश्चन आपको बताऊं जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हों। और ये जितने भी अब तक के मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कोसी, झेलम, ब्यास या फिर सतलुज। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना का निर्माण किया गया है वह सतलुज यानी कि सतलुज नदी पर किया गया है। किस नदी पर किया गया है? सतलुज नदी पर किया गया है। भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में शिवलिंग पहाड़ियों के नीचे सतलज नदी पर स्थित है। यह सतलज नदी पर भाखड़ा नामक स्थान पर 226 मीटर ऊंचा एक बांध है जिसके बाईं ओर जल विद्युत गृह तथा भाखड़ा की नहरी व्यवस्था है।
तो दोस्तों जो भाखड़ा नांगल परियोजना का निर्माण किया गया वह सतलुज यानी कि सतलज जो भी मैंने पढ़ा है, एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना ना भूलें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी सोच के साथ। आज की अच्छी सोच पर मैं इस वीडियो को समाप्त भी करती हूँ। थोड़ा पढ़िए, बेहतर पढ़िए, अच्छा पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। भविष्य में अगर आपको आगे बढ़ना है तो धैर्य के साथ आगे बढ़िए। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।